नरेंद्र मोदी को लगता है कि नीतीश कुमार गलत लोगों के प्रभाव में चले, लेकिन वो नीतीश कुमार के 100% वोट बैंक को अपने पाले में करने में कभी भी सफल नहीं होंगे। ये प्रूफ होता है। मैंने चिराग के दिल में महसूस किया है वो दर्द जो उनके पिताजी को नीतीश कुमार ने बिहार में किया। और नीरज कुमार का बयान आता है कि अरे आप रामविलास पासवान की तस्वीर बाहर फेंक दिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर आपने फेंक दी और आपको उस समय दलित प्रेम नहीं याद पड़ा। भाजपा कितना भी चोला ओढ़ ले ओबीसी का, सम्राट चौधरी ऐसे कई नेताओं को आगे कर ले, ओबीसी 100% छटने नहीं जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। चिराग पासवान 13 जुलाई को एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं। नरेंद्र मोदी उन्हें गले लगाते हैं और जैसे ही गले लगाते हैं, एक हनुमान जो लगातार कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, हनुमान को उनका जगह मिल जाता है। अब चर्चाएं होने लगती है कि एनडीए में चिराग पासवान आ चुके हैं। क्या होगा चिराग पासवान का भविष्य? नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ गेम बनाया है चिराग पासवान के लिए? कई दिनों तक ये मामला एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद चिराग पासवान के मामला ठंडा था, उसके बाद राजनीति चल रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जीतन राम मांझी का नाम ले लिया, उन पर जो हमले किए, अब नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के उस सभा को याद कीजिए, कल ही परसों का बीता वो सभा है जिसमें चिराग पासवान का नाम लेते हैं, एक दलित नेता की बात करते हैं जिसमें मांझी भी आते हैं। अचानक से इतने बड़े मंच पर चिराग पासवान का नाम लेना, मोदी का इशारा क्या है? गेम बड़ा में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तमाम चर्चाएं चली रही थी कि अचानक चिराग पासवान की चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गई हैं। क्यों तेज हुई हैं? मोदी का क्या प्लान है? क्या बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर अन्य लोग जो सीएम बनने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अपने राजनीति हैं वो कर रहे हैं, क्या वाकई में उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है? गेम बड़ा में अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ चर्चा करेंगे। सर, ये अचानक से चिराग पासवान का नाम आना, हर तरफ हर गली में ये बात उभरने लगी है कि भाई मोदी जी ने तेलंगाना से बिहार के 2025 का भविष्य तय कर दिया क्या? देखिए, इतना आसान नहीं है भाजपा की और नरेंद्र मोदी की बातों को समझ पाना जी। कहते कुछ हैं और तुरंत उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बिना बताए बहुत सारी बातें हो जाती हैं जी। हाँ, आसान है बिहार में, हालांकि नीतीश कुमार अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन नीतीश कुमार की बातों को मेरे लिए पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है जी। लेकिन आपको याद होगा कि हमने पंचनामा किया था दिवाली के एक दिन पहले जी जी। जिस पंचनामा के आधे घंटे बाद नरेंद्र मोदी ने, उसके पब्लिक होने के आधे घंटे बाद नरेंद्र मोदी ने वही बात बोली जो पंचनामा में मैंने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा था कि कोई सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस या और भी नेता जो समकक्ष हों, मोदी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना चिराग महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश फूके हुए कारतूस हो चुके हैं। मांझी की वैसी स्थिति नहीं रही जी। उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाकर आए हैं। मुकेश सहनी तय नहीं कर पाने किस तरफ जाना है। हालांकि मैं तो बार बार ये दावा कर रहा हूँ, याद रखिएगा, भुलाइएगा मत जी जी जी, कि भाजपा में जाएंगे लास्ट में। लेकिन चिराग पासवान एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने राम की कहानी को भी बिल्कुल उलट दिया। आपने सुना था कि राम जी वनवास गए थे, आपने सुना था कि राम जी ने सीता जी पर शक किया लेकिन अपने हनुमान पर कभी शक नहीं किया था। लेकिन यहां तो हनुमान ही वनवास पर चला गया और लाख शक होने के, चिंता सहे होने के बावजूद भी जी, ये हनुमान बना रहा मोदी के साथ जी। जब राम मान लिए तो मान लिए। जबकि आपको याद होगा कि इनके पिताजी की तस्वीरें वाली बात, प्रकरण, इनको बाहर निकालने वाला प्रकरण, इनकी पार्टी टूटने के बाद पशुपति पारस को फेवर करना भाजपा का जी, ये सब कुछ इनके खिलाफ जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी ईमानदारी और पॉलिटिकल वफादारी बनाए रखा। इसका रिजल्ट क्या मिला इनको? इसका रिजल्ट पहले तो निगेटिव मिला, लेकिन अंततः जब एनडीए की बैठक हुई तो हमने देखा कि सभी लोगों से, विश्व माने पूरे देश भर के पार्टियां जो एनडीए में जुड़ी हुई या एनडीए से जुड़ने का इच्छुक हैं, वो यहाँ पहुंचती हैं और उनमें सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी को दिखाते हैं नरेंद्र मोदी तो वो चिराग पासवान है। गले लगाते हैं, चिराग पैर पर उनके झुकते हैं।
अभिभावक के तौर पर अब चिराग पासवान के पास कोई बचा नहीं है कि चाचा जो उनके तथाकथित अभिभावक आज होने चाहिए थे, जी। लेकिन उन्होंने भी उन्हें अबेंडन कर दिया। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के अलावा ना तो पिता तुल्य, ना चचा तुल्य, ना गार्जियन तुल्य कोई उनके पास अब नहीं है। अब केवल नरेंद्र मोदी ही है। और इस बात को जिस ईमानदारी से चिराग पासवान ने रेसिप्रोकेट किया वो अद्वितीय है, ऐसा हमने देखा नहीं है। जी। एक नीतीश कुमार के प्रति प्रेम जो भाजपा की रही है, हमने देखा है मोदी आज भी नीतीश को लेकर वो प्रेम दर्शाते हैं। G20 में बुलाना हो या विशेष तौर पर बाइडन से मिलवाना हो, यह एहसास हो जाता है कि नरेंद्र मोदी आज भी नीतीश कुमार को दुश्मन 100% नहीं मानते हैं। राजनीतिक मजबूरी है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है, राजनीतिक मजबूरी है कि उनके खिलाफ बोलना है, लेकिन अमित शाह आकर कह जाते हैं कि अरे तुम तो पानी हो, निर्मल हो, वो तेल है, वो दूषित है, वो तुम्हें दूषित कर रहा है। ये क्या एहसास कराता है? ये एहसास कराता है कि देयर इज अ डेफिनेट रोमांटिसिज्म बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी। भाजपा आज भी नीतीश के सम्मोहन में है, सॉफ्ट कॉर्नर है उसके पास जी। और उसका कारण और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि नीतीश कुमार गलत लोगों के प्रभाव में चले गए, बिगड़ रहा है। एक माँ कभी भी नहीं मानती है कि उसका बेटा बिगड़ा हुआ है, जी जी। भले उस पूरे 40 अलीबाबा 40 चोरों का सरदार वो हो, लेकिन वो कहेगी कि 40 वो मिलकर मेरे बेटा को बिगाड़ रहा है। वो ये नहीं मानेगी माँ कि उसके बेटे में कोई कमी है जी। और निश्चित तौर पर ये सच्चाई है। और यही कहीं ना कहीं मैंने इसी तरीके का प्रेम मुझे दिखता है नीतीश कुमार के प्रति भाजपा का। लेकिन भाजपा को मजबूरी भी है, नीतीश आपके साथ आ ही नहीं रहे हैं, नीतीश ऐसी कोई राजनीति कर ही नहीं रहे जिससे आपको फायदा हो। वो एक अलग ही इंडिया गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। तो आपके पास अब कौन है? देखिए, पशुपति पारस का भरोसा नहीं है, मैं स्पष्ट बोल दूं, भाजपा के एक्शन से समझ में आ जाता है। उपेंद्र कुशवाहा कब तीसरे मोर्चा बना ले कोई गारंटी नहीं है। जी, मैं भी ये बात जानता हूं, आप भी जानते हैं और मैंने आपको प्रूफ भी किया है। जी बिल्कुल। फिर बची बात मुकेश सहनी की, तो शर्तें जितनी हैं उनकी और जिस तरीके का उनका कड़वा अनुभव रहा है भाजपा के साथ, कब दोस्ती होगी कब दुश्मनी होगी कहा नहीं जा सकता। बचती बात अगर माझी जी की है तो माझी जी ने तो अगले वो मौसम वैज्ञानिक है, उन्होंने बता ही दिया है। चिराग बचते हैं जी। चिराग ने दुश्मनी भी बहुत ईमानदारी से निभाई है भाजपा के साथ। दुश्मन वो अपने तरफ से तो कभी नहीं बने, लेकिन चुनाव जब खिलाफ भाजपा के भी लड़े तो वो प्रेम दिखा भाजपा के प्रति। तो भाजपा से जहां एक तरफ नीतीश कुमार के साथ भाजपा एक तरफा प्यार निभाती रही अपने हिसाब से, वैसे ही चिराग भी भाजपा के लिए एक तरफा प्यार दिखाते रहे। तो कुछ इस तरीके का था लव ट्रायंगल, जैसे शाहरुख खान की फिल्मों में हुआ करता था कि काजोल शाहरुख खान से प्रेम करती हैं, शाहरुख खान प्रेम करते हैं रानी मुखर्जी से, लेकिन जब रानी मुखर्जी अंततः नहीं उनको पसंद करती हैं, शादी नहीं होता है, तो उनको याद पड़ता है कि अरे भाई काजोल तो थी ना। ऐसी स्थिति में यूजुअली फिल्मों में लेट किया करता है, पता चला काजोल किसी और से शादी कर ली मजबूरीवश, तब पता चला कि अरे जी आप क्या कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में थोड़ी चीजें अलग होती हैं फिल्मों से, और यहाँ चिराग पासवान अवेलेबल रहे और अंततः जब उपचुनाव हुए मुंगेर वाले, उसमें समझ में आया, मुकामा वाला माफ कीजिएगा, तो उसमें समझ में आया कि चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं। गोपालगंज में भी गए थे वो प्रचार करने उपचुनाव में, और उसका फायदा क्या, कुर्नी में भी फायदा हुआ। में तो निश्चित तौर पर भाजपा ये समझ भी गई कि जिस चुनाव में अगेंस्ट में लड़े वहाँ थोड़ा रिजल्ट प्लस माइनस हुआ, जहाँ साथ मिला वहाँ अच्छा रिजल्ट आया। और नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों में, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बीते दिनों में चिराग पासवान के कार्यक्रमों को, उनके शैली को, उनके भीड़ को, उनके राजनीतिक परिपक्वता को बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया है और ये समझ में आया है, फीडबैक चिराग का बहुत बढ़िया जा रहा है। इससे ये समझ में आ रहा था कि भाजपा, चूंकि नीतीश कुमार से दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, नीतीश ने जो दर्द दिया है वो भाजपा को कभी भी किसी सहयोगी पर उतना अंधविश्वास करने नहीं देगा। लेकिन चिराग पासवान हैज ऑलवेज गिवन भाजपा प्रॉपर रीजंस टू बिलीव कि भाई हम पे विश्वास कीजिए, हम गलत नहीं करेंगे आपके साथ। चुनाव में चाहते तो भाजपा के खिलाफ भी प्रत्याशी उतार सकते थे, भाजपा के 10-20 विधायक कम हो सकते थे, लेकिन चिराग पासवान ने क्या किया, नहीं उतारा, केवल नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इतना ईमानदारी से कौन किसके साथ रहता राजनीति में? भाजपा भी नहीं रही चिराग के साथ ईमानदारी से। लेकिन भाजपा ने धीरे धीरे करके बिहार में, चूंकि अपनी राजनीतिक पार्टी है और भरोसा तो अब जब नीतीश ने धोखा दे दिया तो किस पे करें? चिराग पे भी करेंगे तो एक लिमिटेड से ही भाजपा करेगी। लेकिन
इस दौरान भाजपा ने सेकेंड टीयर नेताओं को खड़ा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जो दलित वोट बैंक है, वो जो ओबीसी वोट बैंक है, वो पिछड़ा वोट बैंक है, उसको भाजपा को अपने पाले में करना होगा। और अब तो भाजपा के लिए और ये महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि नीतीश कुमार ने ब्रह्मास्त्र ही चल दिया है बिहार में। इस जातीय गणना और आर्थिक सर्वे के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर दी नीतीश कुमार ने, संवैधानिक मांग कर दी है, ये या तो देश में संवैधानिक संकट पैदा करेगा या बिहार को भाजपा से इतना दूर कर देगा कि भाजपा बिहार में कभी सरकार ही नहीं बना पाएगी। कम से कम वर्तमान परिदृश्य में तो संभव नहीं है बिना नीतीश के। तो ऐसे में भाजपा क्या करेगी? छोटे छोटे समीकरणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी, हिंदू वोट डिवाइड ना हो उसको अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। सम्राट चौधरी इसी के एक कहा सकता है प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट जो भी बोलिए है। हरीश सहनी इसी के प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हैं। अभी आप सुन रहे हैं कि यादव का बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है भाजपा, वो भी उसी का प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। आपने देखा कि मुस्लिम नेताओं को भी भाजपा ने बिहार में आगे किया है, जिसके बड़े प्रचारक शहनवाज हुसैन है। तो निश्चित तौर पर भाजपा एक इंक्लूसिव राजनीति करने जा रही है हिंदुओं में, और एक जो कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट ऑफ हिंदुज़म है उसको समाप्त करके पिछड़े नेताओं को आगे करके एहसास कराने की कोशिश कर रही है जनता को कि हम बहुत लिबरल हैं, हम बहुत सेकुलर हैं, हम हिंदू धर्म के सभी जातियों को आगे करना चाहते हैं, हम केवल सवर्णों की पार्टी नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ओवैसी लाख राम मंदिर जाकर पूजा कर लें, हिंदू उन पर 100% भरोसा नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे ही भाजपा कितना भी चोला ओढ़ ले ओबीसी का, सम्राट चौधरी ऐसे कई नेताओं को आगे कर ले, ओबीसी 100% छटने नहीं जा रहा है, एक छोटा हिस्सा ही छटेगा। लेकिन यदि उनकी अपनी पार्टी हो, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी निषादों का 100% वोट अपने पाले में करने में सफल रहती है, अरे कुछ 10% 5% इधर मान के चलिए अपभ्रंश, लेकिन वो रहती है। चिराग पासवान दलितों का एक मुफ्त वोट अपने पाले में करेंगे, कोई तोड़ नहीं पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और उसी में अगर सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा जोड़ दीजिए, उसी में ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा जोड़ दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक आ जाता है। फिर वही बात कहूंगा, चिराग पासवान की एक मजबूरी बिहार में है, बिना पानी के ये मगरमच्छ नहीं बन सकते हैं। बिना बीजेपी के इनकी भी कोई आगे नहीं आगे फिलहाल तो बढ़ता नजर नहीं आ रहा। समय बहुत बड़ा है इनके पास, आगे चल के भाजपा से स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये उसी मिथ में फंसे रहेंगे क्योंकि इनके सामने जातीय जनगणना ही बताती है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक तेजस्वी के पास है जी। नीतीश समाप्त होंगे तो नीतीश ने अब तय कर लिया है कि वो वोट हम दे के चले जाएंगे राजद को, लेकिन हम भाजपा को किसी और को ये वोट नहीं लेने देंगे, फायदा नहीं ये नीतीश ने तय कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधने बांधने के लिए आप आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर सकते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के 100% वोट बैंक को अपने पाले में करने में कभी भी सफल नहीं होंगे, ये प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन दलित में बिना माझी के भी चिराग में वो ताकत है कि वो 100% वोट तोड़ देंगे। तेजस्वी वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन पासवान एगो वोट करने नहीं जा रहा है। जैसे चिराग पासवान यादवों के वोट बैंक को कितना ले पाएंगे ये नहीं पता, भाजपा को तो नहीं मिलता है ये तय है, लेकिन ऐसे ही चाह कर भी तेजस्वी यादव दलितों का वोट बैंक नहीं तोड़ पाएंगे जो चिराग के पास है। सवर्णों का भी बहुत मुश्किल है तेजस्वी यादव को वोट लेना, खासतौर पे इस तरह के पोलराइजेशन में। आज जो आरक्षण की मांग इन्होंने कर दी है, देखिए मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ा टेक्निकल गलती हुआ है, मैं समझा रहा था लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। दिवाली के बीच में जो छुट्टियां हुई उनमें मैंने बात की कई लोगों से, कई दर्शकों से भी बात हुई, कई प्रबुद्ध लोगों से भी बात हुई। एक खास चीज मैंने नोटिस किया, जिस बात का डर था मुझे, सवर्णों को डर लगने लगा, और वो वाला डर नहीं कि डर के अपने घर में लुका जाए। आप कभी भी किसी छोटे जानवर को भी, अगर वो जानवर बड़े जानवर का बच्चा है और अग्रेसिव जानवर है, उसके छोटे बच्चे को भी आप कोना में नहीं फंसा सकते, डरने के बाद वो अटैक कर लेता है। बिल्कुल। और ये मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की, एक बड़ा हिस्सा सवर्णों का इस आरक्षण के बढ़ाए जाने से बहुत नाराज है, और वो अपनी नाराजगी को जानते हैं, ऐसे व्यक्त नहीं कर सकता है, वो बंदूक लेकर नहीं घूम सकता सड़कों पर, वो सिस्टम को चुनौती नहीं दे सकता, वो सरकार को सीधे तौर पर नहीं एहसास कर सकता है, वो चुनाव में ही एहसास कराएगा। और जिस तरह नीतीश कुमार पोलराइजेशन इस तरफ करने में सफल होंगे, उतना ही विफल नीतीश कुमार इस तरफ होने जा रहे हैं इस बार। हालांकि महागठबंधन तो स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस का तो दिन दुनिया कभी ठीक होगा नहीं,
क्योंकि कांग्रेस सवर्णों के वोट पर टिकी रहती है जी जी और सवर्ण इस गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को कभी साथ देंगे साथ नहीं। देंगे नहीं, बिल्कुल। और ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या में महागठबंधन बिहार का फंस गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि तीसरे गठबंधन की तरफ शायद कांग्रेस जाए। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में तो ये असंभव लग रहा है कि सवर्णों का वोट बैंक इस महागठबंधन को मिल जाए। दूसरी बात, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये आरक्षण बहुत साधारण तरीके से पास होकर चला जाए और मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसे किसी समाज के खिलाफ हथियार के तौर पर नहीं बनाया जाए। जी ये किसी समाज का हथियार बन सकता है विषमता को पाटने का, लेकिन किसी समाज के खिलाफ किसी समाज के हाथ में हथियार कभी नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया और सरकार के सहयोगी जिस तरीके से इसको प्रचारित कर रहे हैं, वो निगेटिव हो रहा है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था कि ऐसा ना हो कि देश गृह युद्ध की स्थिति की तरफ उत्पन्न हो जाए, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कई सरकारी कार्यालयों में, आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा। बिहार और देश ने इस जातीय जो दुविधा है, ये जो हायरार्की बनता है कि ये सवर्ण है, ये पिछड़ी जातियां हैं, इसको ना तो उल्टा, ना इसको जंबल किया, ना इसको समाप्त किया, बल्कि पुनः लागू कर दिया एक तरीके से। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई है, एक तरीका होता है किसी भी काम को करने का। नीतीश कुमार ने प्रजनन दर कम करने का एक तरीका से वो समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने कौन सा तरीका चुना? एकदम विवादित, एकदम अश्लील। और उसी तरीके से सरकार इस आरक्षण के तरीके के व्यवस्था को ट्रस्ट में लेके जनता के ला सकती थी, लेकिन इसे जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, खासतौर पे कार्यकर्ताओं द्वारा पॉलिटिकल, ये बहुत निगेटिव जाने जा रहा है। खैर इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो समय बताएगा ना। जी 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 आज की बात तो है नहीं जी। हाँ सर इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए चिराग को लेकर के नरेंद्र मोदी ने उतने बड़े मंच से ऐलान तो कर दिया, खलबली तो भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी में भी हुई होगी। नहीं, यही बाकी लोगों की क्या खलबली तो यही होगी। जदयू तो मैंने डाल पात वाली स्थिति पे है। वो तो नरेंद्र मोदी को हर जगह घेरने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी उस समय बोलते हैं और नीरज कुमार का बयान आता है कि अरे आप रामविलास पासवान की तस्वीर बाहर फेंक दिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर आपने फेंक दी, और आपको उस समय दलित प्रेम नहीं याद पड़ा। आप जब कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं देश की राष्ट्रपति को, क्योंकि वो आती हैं पिछड़ा समाज से, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, आपने उनको नहीं बुलाया, तो फंसा तो लिया जदयू ने भी। रामनाथ कोविंद को लेकर भी कि कैसे धुआए थे उसको, मंदिर फंसाया था उन्होंने, फंसाया तो कई जगह पे है। हालांकि ये बात भूल जाते हैं जदयू के लोग भी कि रामनाथ कोविंद को बनाने वाले भी भाजपा के लोग, और द्रौपदी मुर्मू में भी कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है भाजपा का। तो है, मतलब देखिए जनरल जनता तो इन्हीं बातों को देखती है ना, और कहीं ना कहीं ये जो नरेंद्र मोदी ने किया, ये जो बयान दिया, देखिए कायदे से तो लड़ाई क्या थी कि नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जीतन राम मांझी पर हमला किया, और वो सामंतवादी तरीके से बोल रहे थे। ये साफ समझ में आ रहा था कि अब सामंतवाद बदल चुका है, अब कुछ खास जातियां बैकवर्ड में सामंती हो गई हैं। हम तो किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है, केस कचहरी अलग से फौजदारी उनकी बनती है, लेकिन ओबीसी में ओबीसी अगर हक मारे किसी का, कोई कुछ कर नहीं सकता। और ये हमें दिखा, तो इस पर जब नरेंद्र मोदी हमला करने उतरते हैं, तो वो ये नहीं कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी के साथ गलत हुआ, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैंने चिराग के दिल में महसूस किया है वो दर्द जो उनके पिताजी को नीतीश कुमार ने बिहार में दिया है। कैसे? पहले उनकी राजनीति समाप्त करने के लिए दलित और महादलित का डिवीजन क्रिएट किया। एक बड़ी बात ये हुई, देखिए पिता को पुत्र कैसे श्रद्धांजलि दे सकता है, कैसे उनकी बात को मजबूत कर सकता है, उसका एक तरीका है। पिता के साथ अगर कुछ गलत हुआ हो तो उसको सही करके, उसका बदला लेकर, या पिता के समय कुछ ह्रास हुआ हो तो उसको पुनः स्थापित करके। चिराग पासवान ने दलितों का वोट बैंक फिर एकजुट कर दिया। महादलित दलित अब एक है, चिराग के पीछे, इसमें कोई संशय नहीं है। चुनाव में आप देख लीजिएगा, हमने 2-3 चुनाव में देख लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नाम न लेकर इधर नाम लेते हुए कहा कि चिराग पासवान में हमने वो दर्द देखा। ये एहसास कराता है कि सम्राट चौधरी हो या कोई भी भाजपा के नेता, इन सभी नेताओं को एक मैसेज दे दिया गया
कि चिराग बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। चिराग के खिलाफ जो एजेंडा चला रहे हैं वो समझ जाए। और आपको अच्छे से याद है कि हमने पिछले पंचनामे में समझाया था कि एजेंडा कौन चला रहा है, कौन किससे नफरत कर रहा है, अंदर अंदर कोल्ड वॉर्स किसके बीच में शुरू हो गई हैं। तो उन लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि भाजपा किस तरफ चलेगी। बिहार भाजपा की कितनी हैसियत है नरेंद्र मोदी के सामने, वो मैंने बम से समझाया था। चुटपुटिया वाला हाल हो जाता है। यहाँ बड़ा धमाका कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां जाने के बाद चुटपुटिया हो जाइएगा। यही बात है कहीं ना कहीं। चलिए, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एक बड़ा धमाका कर दिया है। चिंताएं अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही होंगी कि क्या होगा 2025 आते आते। गेम बड़ा में इतना ही। तमाम विषयों पर चर्चाएं लगातार होंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।